गवर्नमेंट कॉलेज बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इतिहास की कक्षा के अंतर्गत बीए तृतीय वर्ष मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक प्रकरण इल्तुतमिश और उसकी प्रमुख उपलब्धियों का अध्ययन करेंगे। इस प्रकरण को हम दो भागों में समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम भाग के अंतर्गत हम इल्तुतमिश की उन राजनीतिक उपलब्धियों का उल्लेख करेंगे जिन्होंने नवस्थापित दिल्ली सल्तनत को अपनी मजबूती प्रदान की। इल्तुतमिश का पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। वह इलवारी तुर्क था। उसका पिता ईलम खान मध्य एशिया में निवास करने वाले इलवारी तुर्कों का सरदार था। इल्तुतमिश बेहद बुद्धिमान और सुंदर था और यही कारण है कि उसके भाई उससे ईर्ष्या रखते थे। एक दिन मौका पाकर इल्तुतमिश के भाइयों ने उसे दासों के एक व्यापारी को बेच दिया। कई व्यक्तियों द्वारा क्रय विक्रय करने के पश्चात अंत में उसे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा खरीद लिया गया। अपनी योग्यता के कारण शीघ्र ही इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का विश्वास पात्र बन गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया और उसे बदायूं का हाकिम नियुक्त किया। कहा जाता है कि 1206 में जब मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी पंजाब में खोखरों के विद्रोह का दमन करने के लिए आया हुआ था, तो इस विद्रोह के दमन में इल्तुतमिश ने ऐसे शौर्य और साहस का परिचय दिया कि मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक से कहकर उसको दास्ता से भी मुक्त करा दिया। इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयां और उनका समाधान। सिंहासन पर बैठने के बाद इल्तुतमिश को अनेक प्रकार की आंतरिक और बाह्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इल्तुतमिश के राज्यारोहण के समय दिल्ली सल्तनत लगभग छिन्न भिन्न हो चुकी थी। नासिरुद्दीन कुबाचा ने इल्तुतमिश और आराम शाह के आपसी संघर्ष का लाभ उठाकर लाहौर पर अधिकार कर लिया। यही नहीं, उसने आगे बढ़कर भटिंडा, कोराम और सरस्वती को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया और मौका मिलने पर वह दिल्ली पर भी अधिकार करने की चेष्टा कर सकता था। तो वहीं दूसरी ओर गजनी के शासक ताजुद्दीन यालदौज ने फिर से समस्त भारतीय तुर्की सल्तनत पर अपने प्रभुत्व का दावा करना प्रारंभ कर दिया। लखनौती में भी अली मर्दान ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और इस तरीके से बंगाल और बिहार भी दिल्ली सल्तनत के आधिपत्य से मुक्त हो गए। जालौर, रणथंभौर, बयाना, अजमेर, ग्वालियर जैसे राजपूत राज्यों ने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और दिल्ली सल्तनत के आधिपत्य से मुक्त हो गए। इस प्रकार जब इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा तो सल्तनत का एक बहुत बड़ा भाग उसके आधिपत्य से मुक्त हो चुका था। केवल दिल्ली, बदायूं और इसके आसपास का कुछ ही इलाका इल्तुतमिश के अधिकार में था और इस इलाके में भी इल्तुतमिश की स्थिति कुछ अधिक सुदृढ़ नहीं थी, क्योंकि दिल्ली में ऐसे अनेक तुर्की सरदार मौजूद थे जो इल्तुतमिश को शासक मानने के लिए तैयार नहीं थे और उसको गद्दी से हटाने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र रच रहे थे। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सिंहासनारोहण के समय इल्तुतमिश की स्थिति बड़ी ही जटिल थी, लेकिन इल्तुतमिश ने बड़े ही धैर्य, साहस और बुद्धिमत्ता से इन परिस्थितियों का मुकाबला किया और न केवल दिल्ली सल्तनत को नष्ट होने से बचाया, बल्कि काफी हद तक उसकी नींव को भी मजबूत किया। सबसे पहले इल्तुतमिश ने दिल्ली में अपनी स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से उन विरोधी तुर्क अमीरों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई प्रारंभ की जो उसको सत्ता से हटाने के लिए विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रच रहे थे। इल्तुतमिश ने
इन विरोधी तुर्क सरदारों पर आक्रमण किया और अधिकांश को मौत के घाट उतार दिया। जो बचे उन्होंने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। अब इल्तुतमिश ने अपना सारा ध्यान ताजुद्दीन यालदौज पर लगा दिया। सिंहासन पर बैठने के बाद इल्तुतमिश को जिन विरोधियों का सामना करना पड़ा था, उनमें ताजुद्दीन यालदौज सबसे अधिक शक्तिशाली था। गजनी का शासक होने की वजह से ताजुद्दीन यालदौज अपने आप को मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी का वास्तविक उत्तराधिकारी मानता था और भारतीय राज्य पर अपना वैधानिक अधिकार समझता था। इल्तुतमिश इस समय इस स्थिति में नहीं था कि वो ताजुद्दीन यालदौज के इस दावे को नकार सके। इसलिए इल्तुतमिश ने कूटनीति से काम लिया और जब तक अपनी स्थिति को मजबूत नहीं कर लिया, तब तक के लिए उसने यालदौज के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया और एक अच्छे अवसर की तलाश करने लगा। सौभाग्य से इल्तुतमिश को यह अवसर शीघ्र मिल भी गया जब ख्वारिज्म के शाह ने ताजुद्दीन यालदौज को हराकर गजनी से बाहर निकाल दिया। यालदौज भागकर लाहौर आ गया। इल्तुतमिश यालदौज का मुकाबला करने के लिए पहले से ही तैयार था। इल्तुतमिश ने एक शक्तिशाली सेना लेकर ताजुद्दीन यालदौज के विरुद्ध कूच किया और तराइन के ऐतिहासिक मैदान में उसे पराजित कर बंदी बना लिया और बदायूं भेज दिया। 1215-16 में ताजुद्दीन यालदौज और इल्तुतमिश के बीच वह तराइन का यह युद्ध भारतीय इतिहास में तराइन के तृतीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। चंगेज खां का आक्रमण। इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 में सल्तनत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर तिमुजिन के नेतृत्व में एक मंगोल आक्रमण का प्रबल खतरा उपस्थित हुआ। तिमुजिन चंगेज खां के नाम से प्रसिद्ध था और चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने ख्वारिज्म के राज्य को तहस नहस कर दिया। ख्वारिज्म के शाह ने भागकर कैस्पियन तट में शरण ली, लेकिन उसका युवराज जलालुद्दीन मंगवर्नी भागकर पंजाब की ओर आ गया। मंगोल जलालुद्दीन मंगवर्नी का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पर आ पहुंचे। जलालुद्दीन मंगवर्नी ने इल्तुतमिश के पास अपना एक दूत भेजकर उससे शरण मांगी, लेकिन इल्तुतमिश यथार्थवादी शासक था। वो इस बात को जानता था कि जलालुद्दीन मंगवर्नी को शरण देने का अर्थ होगा चंगेज खां को आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करना। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत को मध्य एशिया की राजनीति में फंसने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने बड़ी ही नम्रतापूर्वक जलालुद्दीन मंगवर्नी को शरण देने से इनकार कर दिया। 1224 में जलालुद्दीन मंगवर्नी भारत से वापस चला गया। इस तरह इल्तुतमिश ने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके नवस्थापित दिल्ली सल्तनत को चंगेज खान के संभावित आक्रमण से बचा लिया, जो कि उसकी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि मानी जाती है। अब इल्तुतमिश ने अपना ध्यान नासरुद्दीन कुवाचा की शक्ति को नष्ट करने की ओर लगाया। नासरुद्दीन कुवाचा की शक्ति को नष्ट करने के इरादे से इल्तुतमिश ने उच्छ और मुल्तान पर एक साथ आक्रमण करने की योजना बनाई। नासरुद्दीन कुवाचा इस स्थिति से घबरा गया और उसने भागकर बक्कर के किले में शरण ली, लेकिन इल्तुतमिश ने बक्कर के किले को जुनैदी के नेतृत्व में घेर लिया। नासरुद्दीन कुवाचा ने अपने पुत्र को इल्तुतमिश के पास संधि वार्ता के लिए भी भेजा, लेकिन इल्तुतमिश ने बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग रखी, जिसे कुवाचा ने स्वीकार नहीं किया और वह सिंधु नदी में डर के मारे कूद पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। अब इल्तुतमिश ने बंगाल और बिहार को पुनर्विजय करने का निश्चय किया। 1225 में इल्तुतमिश ने बंगाल पर अधिकार करने के उद्देश्य से लखनऊ की ओर कूच किया। इस आक्रमण का मुकाबला करने के लिए हिसामुद्दीन ऐवाज भी अपनी राजधानी से आगे बढ़ा, लेकिन इल्तुतमिश की शक्ति से घबराकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया और इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। अब इल्तुतमिश का एक ही उद्देश्य रह गया कि उन राजपूत राज्यों पर वो फिर से दिल्ली सल्तनत का आधिपत्य स्थापित करे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में दिल्ली सल्तनत
से मुक्त हो गए थे। इल्तुतमिश ने इन राजपूत राज्यों पर अधिकार करने के उद्देश्य से 1226 में इनके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की और एक-एक करके इन राजपूत राज्यों को अपने अधीन कर लिया। सबसे पहले रणथंभौर, तत्पश्चात मंडौर, जालौर, ब्याना, अजमेर, नागौर और अंत में 1231 में ग्वालियर को जीत लिया। 1236 ईस्वी के प्रारंभ में इल्तुतमिश अपने साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा पर बमियान नामक स्थान पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था कि रास्ते में वह गंभीर रूप से बीमार हो गया और इस अभियान को अधूरा छोड़कर बीमारी की स्थिति में ही दिल्ली लौट आया और 30 अप्रैल 1236 को इल्तुतमिश का देहांत हो गया। इल्तुतमिश द्वारा तत्कालीन परिस्थितियों में की गई ये सैनिक विजय असाधारण महत्व की है, क्योंकि जब वो दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठा तो सल्तनत लगभग छिन्न भिन्न हो जाने की स्थिति में पहुंच गई थी। यहाँ तक कि स्वयं राजधानी दिल्ली पर भी उसका अधिकार सुदृढ़ नहीं था। लेकिन इल्तुतमिश ने न केवल उन सभी प्रदेशों को जीता जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में दिल्ली सल्तनत के आधिपत्य से स्वतंत्र हो गए थे, बल्कि सिंध और मुल्तान को जीतकर भी दिल्ली सल्तनत में बनाया।